नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे डबल इंजन की सरकार, नवरत्नों का प्रयास। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में विकास पर सियासत शुरू हो गई है। दरअसल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देहरादून से दिल्ली के लिए पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश और राज्य के विकास में ये वंदे भारत एक्सप्रेस अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जमकर पीठ भी थपथपाई। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार सराहनीय कार्य कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि उत्तराखंड का विकास डबल इंजन की सरकार में तेजी से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने आज देवभूमि उत्तराखंड में विकास के नवरत्न भी गिनाए हैं। वहीं सीएम धामी का दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और राज्य तेजी से विकास कर रहे हैं। वहीं विपक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सिर्फ शब्दों की बाजीगरी कर रहे हैं। कांग्रेस शासनकाल की योजनाओं का श्रेय भाजपा ले रही है और आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उससे पहले रिपोर्ट देखें। पुष्कर सिंह धामी की जमकर के पीठ थपथपाई। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार सराहनीय कार्य कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उत्तराखंड का विकास डबल इंजन की सरकार में तेजी से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने आज देवभूमि उत्तराखंड में विकास के नवरत्न भी गिनाए हैं। वहीं सीएम धामी का दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और राज्य तेजी से विकास कर रहे हैं। बीजेपी सरकार का पूरा जोर विकास के नवरत्नों पर है। पहला रत्न केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में 1300 करोड़ रुपए से पुनर्निर्माण का कार्य। दूसरा रत्न 2500 करोड़ रुपए की लागत से गौरीकुंड, केदारनाथ और गोविंद घाट हेमकुंड साहब रोपवे का कार्य। तीसरा रत्न कुमायूं के पौराणिक मंदिरों को भव्य बनाने के लिए मानस खंड मंदिर माला मिशन का काम। चौथा रत्न पूरे राज्य में होम स्टे को बढ़ावा। मुझे बताया गया है कि राज्य में 4000 से अधिक होम स्टे रजिस्टर हो चुके हैं। पांचवा रत्न 16 इको टूरिज्म डेस्टिनेशन का विकास। छठा रत्न उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। उधम सिंह नगर में एम्स का सैटेलाइट सेंटर भी बनाया जा रहा है। सातवां रत्न करीब 2000 करोड़ रुपए की लागत वाली टिहरी लेक डेवलपमेंट परियोजना। आठवां रत्न ऋषिकेश हरिद्वार का एडवेंचर टूरिज्म और योग की राजधानी के रूप में विकास। और नवा रत्न टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन।
वंदे भारत एक्सप्रेस के देहरादून से दिल्ली शुरू होने पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत मैं धन्यवाद करता हूं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से कि उनके 2014 में उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद से लेकर अब तक अनेक सौगात थे। अभी उन्होंने अपने संबोधन में 9 रत्न जो उत्तराखंड को प्राप्त हुए हैं उन सभी के बारे में विशेष रूप से उन्होंने हम सबको बताया। तो निश्चित रूप से उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद जो काम हम सोचते भी नहीं थे, जो मुमकिन नहीं थे, वो सारे के सारे मुमकिन हो रहे हैं। और आज वंदे भारत एक्सप्रेस के चालू होने से जहां उत्तराखंड के लोगों को बहुत आसानी होने वाली है, यात्रा और उनका सफर आसान होने वाला है, वहीं देश विदेश से आने वाले जो श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, पर्यटक हैं, उन सबको भी चार धाम आने में, उत्तराखंड आने में बहुत आसानी होने वाली है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और हमारे रेल मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण के कार्य, स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार, गौरीकुंड केदारनाथ, रोपवे, मानसखंड, मंदिरमाला परियोजना, राज्य में होम स्टे को बढ़ावा, 16 इको टूरिज्म का विकास, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, टेरी लेक डेवलपमेंट परियोजना, टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन परियोजना समेत अन्य कार्यों को इसे उत्तराखंड के विकास के 9 रत्न बताएं। वहीं कांग्रेस का दावा है कि प्रधानमंत्री ने जो 9 कार्य गिनाए हैं वो सभी कांग्रेस शासनकाल की योजनाएं हैं, जिसका भाजपा श्रेय ले रही है। प्रधान सेवक ने आज वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया। ऐसे में उन्होंने यहाँ नवरत्न उपहार देने की बात उत्तराखंड को कही। शायद प्रधान सेवक भूल रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकाल में कई ट्रेनें चलाई गई। अगस्त क्रांति ट्रेन थी, आपका दुरंतो एक्सप्रेस थी, उसके अलावा राजधानी एक्सप्रेस, सुपर राजधानी एक्सप्रेस। ये आज तक 70-75 सालों से ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि देश के अंदर कोई ट्रेन लॉन्च ही नहीं की गई। हाँ, ये अलग बात है कि कांग्रेस पार्टी ने कभी इतना महिमा मंडन नहीं किया। और जिन नवरत्नों की बात प्रधानमंत्री जी आप गिना रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं की बात आपने कही तो शौचालय में यहाँ बच्चे जन्मे जा रहे हैं। आपने केदारनाथ बद्रीनाथ धाम की यात्रा की बात करी तो वहाँ रोजाना मृत्यु हो रही है लोगों की, और वहाँ की व्यवस्थाएं आप स्वयं आकर देखेंगे तो समझेंगे हम क्या कह रहे हैं। कुल मिलाकर के चुनाव से पहले केंद्र और राज्य सरकार जनता के सामने विकास का बखान करने में लगी है। सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री ने जो उत्तराखंड के विकास के 9 रत्न गिनाए हैं, धरातल पर इन सभी योजनाओं का कितना कार्य हुआ है? इसका आकलन अभी सरकार को करना होगा। क्या इन 9 रत्न के सहारे भाजपा एक बार फिर चुनाव में बाजी मार पाएगी? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जी हाँ, तो उत्तराखंड को आज ही सौगात मिली है वंदे भारत ट्रेन की, जो कि देहरादून से दिल्ली ट्रेवल करेगी। और इसको कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने एक बड़ी उपलब्धि बताया है। साथ ही साथ डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड का क्या विकास किया है उसे 9 रत्नों के रूप में आज प्रधानमंत्री ने साझा किया, इसकी जानकारी दी। साथ ही साथ उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी जमकर तारीफ की। विपक्ष का कहना है कि जो भी कार्य आज प्रधानमंत्री ने गिनाए वो सारे कार्य कांग्रेस की सरकार में किए जा चुके हैं और उसे अपना नाम देकर बढ़ावा दिया जा रहा है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। सत्यवीर चौहान जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसी जैदी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। संगीता शर्मा जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी वरिष्ठ यूकेडी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गिरधर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत मैं करना चाहूंगी सत्यवीर चौहान जी आपसे। आज 9 रत्न गिनवाए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। डबल इंजन की सरकार किस तरीके से काम कर रही है, वो उन्होंने डबल इंजन की जो ताकत है वो कहीं ना कहीं आज दर्शाने की कोशिश की है। विपक्ष का ऐसा मानना है कि जो भी बातें आज प्रधानमंत्री ने कही हैं वो कांग्रेस सरकार में ये सारे काम किए गए थे और वो अपना टैग लगाकर बता रहे हैं कि ये काम उनके द्वारा किया गया है। सबसे पहले तो इस पर टिप्पणी, उसके बाद आगे चर्चा। और आपके सभी दर्शकों को मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी जी। क्योंकि मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ, कुछ मुझे लगता है कि नेटवर्क का इशू है।
जी। यशी जी, पहले तो मैं आपकी डिबेट का बहुत स्वागत करता हूं। जिस प्रकार से आपने आज उत्तराखंड को एक बहुत बड़ी शुक्रिया। सौगात मिली है और ऐतिहासिक दिन था कि किस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का उत्तराखंड के प्रति एक विशेष स्नेह और लगाव रहता है और यहाँ के विकास के कार्यों के प्रति कितना चिंतित रहते हैं, वो आप उनके तमाम वो कार्य देख सकते हैं जो विगत उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद उत्तराखंड के प्रति करके दिखाए हैं। और जिस प्रकार से, चाहे मैं अगर पिछले उनके कार्यों की बात करूं तो जिस प्रकार से उन्होंने चाहे केदारनाथ के लिए रोपवे हो या आपका जिस प्रकार से हेमकुंड के लिए रोपवे हो, बद्रीनाथ के लिए जिस प्रकार से वो कार्य को बड़े स्तर पर कर रहे हैं वहां पर, और एक आपका जिस प्रकार से यमुनोत्री है वहां के लिए रोपवे का उन्होंने जिस प्रकार से वो दोबारा से हमको सौगात मिली, क्योंकि जो यमुनोत्री का रोपवे था वो कांग्रेस के कालखंड में जिस प्रकार से उसको बंद कर दिया गया। उस समय हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री जी निशंक जी हुआ करते थे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय नितिन गडकरी होते थे। उनके कर कमलों से यमुनोत्री के लिए हमको रोपवे का जिस एक सौगात मिली थी, मगर कांग्रेस की सरकार आई, उन्होंने इस प्रकार का विधर्मी कुचक्र चलाया और बंद कर दिया उस कार्य को। और फिर से दोबारा से माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने दोबारा से एक पहल करी और हमको केंद्र से अनुमति मिल गई है उसकी। और बात करूं तो ऑल वेदर रोड को जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ पर शुरू किया, एक समय कहा करता था कि उत्तराखंड में किस केंद्र की योजनाएं बस कागजों तक रह जाती है, मगर जब से हमारी केंद्र में सरकार आई है, राज्य में सरकार आई है, किस प्रकार से जो कागजों में केवल हुआ करती वो धरातल पर उतरती हुई जिस प्रकार से दिख रही है और ऐतिहासिक चारधाम की यात्रा रही है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से स्वदेशी निर्मित हमारी वंदे मातरम ट्रेन जिस प्रकार से उत्तराखंड को एक सौगात देने का काम किया, और उन्होंने कभी भी अपने कार्यों में पक्षपात करने का कभी काम नहीं किया। ये मात्र उत्तराखंड में नहीं चल रही है, इससे पहले मुझे जहां तक मेरा अनुमान है 15 से अधिक राज्यों में ये इसकी सौगात मिल चुकी है। खास करके अगर मैं बात कर लूं, कांग्रेस के राज्य भी है उसमें, जिस प्रकार से राजस्थान में भी ये सौगात दी गई है। और मैं आपको बात करूं कि ट्रेन मात्र एक साधन, हमारा ऐसा साधन है जिससे कि हमें आधुनिकता की ओर जोड़ता है। और ये जो अब आज वंदे मातरम ट्रेन का जो उद्घाटन हुआ है, यशी जी, वास्तव में भारत के जो पुरुषार्थ है या भारत के वैज्ञानिकों की, साइंटिस्टों की, जिस प्रकार से उन्होंने एक ऐसी ट्रेन लाने का काम किया कि जिसके लिए हम पहले कब सोचा करते थे कि किस प्रकार से संभव हो पाएगा। सत्यवीर जी, देखिए मेरा सवाल ये नहीं था कि क्या विकास किया है, क्योंकि ये सब तो प्रधानमंत्री जी सुबह बता ही चुके हैं। मैं ये पूछ रही थी कि कांग्रेस जो कह रही है कि भाई ये उनकी योजनाएं हैं, आप सिर्फ टैग लगाकर उसे जनता के बीच प्रसार कर रहे हैं कि भाई हमने ये काम किया है, हमारे द्वारा ये काम किया गया है। मैं तो यशी जी में देहरादून के अंदर बैठा हूं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हम आज अगर आई थी वो ब्रिटिश टाइम पे थी, उस समय ब्रिटिश में आर्मी के अंडर में थी, उन्होंने बनाई थी। अगर उसका नाम बदलने का काम किया तो कांग्रेस ने किया। अगर मैं जो रुड़की IIT है वो स्वतंत्रता से पहले का बना हुआ है, वो बता दीजिए कि वो उसका नाम किसने बदला। अब मैं बात कर लेता हूं कि भाई FRI, मैं बात कर लूं FRI, वो FRI किसके जमाने में बना था, और जब बात कर लूं कि चक्राता कैंट किसके जमाने में बना था, और अगर मैं बात कर लूं यहाँ सर्वे ऑफ इंडिया किसके जमाने में बना था। अगर नाम बदलने का काम किसी ने किया है तो वो कांग्रेस की सरकारों ने किया है। अगर मैंने तो आपको वो तमाम, अगर शौर्य स्मारक दिल्ली के अंदर, एक सुनो ना, सुनिए मेरी बात सुनिए, अरे सुन तो लीजिए, आगे ले जा रहा, हाँ थोड़ा आराम धैर्य, मैं बता रहा हूँ। अगर शौर्य, मेरी बात समझने की कोशिश कर। अच्छा ठीक है, मैं वापस आती हूँ आपके पास, रुकिए, अभी तो चर्चा शुरू ही हुई है, अभी तो मैंने शुरुआत ही करी है। सत्यवीर जी, मुझे पता है आपके पास ज्ञान का भंडार है, मैं वापस आती हूँ आपके पास। धन्यवाद आपका कि आप हमें ज्ञानियों की श्रेणी में रखते हैं। नहीं, आप है ज्ञानी, इसमें तो कोई दो राय नहीं। कांग्रेस वाले तो आपको पता ही है किस प्रकार के कुतर्क हमारे ऊपर लगाते हैं। आपका धन्यवाद। वसी जैदी साहब, हमेशा से पूछता आया है विपक्ष कि डबल इंजन की सरकार ने क्या किया, डबल इंजन की ताकत क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हुंकार भर दी है 2024 के लोकसभा चुनाव की, और इसे हम बिल्कुल ऐसे ही देखते हैं क्योंकि उन्होंने जो नवरत्न गिनाए और किस तरीके से काम हो रहा है उसका जिक्र किया है। वो बात अलग है कि कांग्रेस इसे किस तरीके से देख रही है या विपक्ष किस तरीके से देख रहा है। प्रतिक्रिया
देखिए, पहले तो वंदे भारत ट्रेन आज लॉन्च हुई देहरादून से। पता नहीं वैष्णव जी भी शायद रेल मंत्री आए हुए थे देहरादून में, जहां तक मुझे जानकारी मिली है। कुल्फी भी खाई थी और उन्होंने। उसके लिए वही मैं बताना चाह रहा था कि रेल मंत्री क्या सिर्फ देहरादून में कुल्फी खाने आए थे? जब हरी झंडी नरेंद्र मोदी जी को ही दिखानी थी तो फिर रेल मंत्री के देहरादून पहुंचने का औचित्य क्या था? क्या वो सिर्फ विपक्ष ने मुझे लगता है ढर्रा बना लिया। अब चाहते नहीं है कि प्रधानमंत्री किसी चीज का उद्घाटन करे। संसद भवन का कर रहे हैं तो उसमें भी दिक्कत है, अब वो इसका भी उद्घाटन कर रहे हैं तो भी दिक्कत है। संसद भवन की बात मैं करूंगा, लेकिन जो नवरत्न उन्हें गिनाए हैं मुख्यमंत्री, जो प्रधानमंत्री जी ने गिनाए हैं, उसके ऊपर मैं चर्चा करना चाहता हूँ जी। होम स्टे की बात की, 4000 होम स्टे गिनाए प्रधानमंत्री जी ने। ये 4000 होम स्टे ही त्रिवेंद्र रावत जी आज से 2 साल पहले गिनाते थे, और यही 4000 होम स्टे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने अपने 100 दिन के कार्यकाल में पूरे प्रदेश के अंदर होल्डिंग्स और बैनर लगाकर गिनाए थे। आज भी 4000 होम स्टे ही प्रधानमंत्री जी गिना रहे हैं। और जिस ऑल वेदर रोड की बात कर रहे हैं, मैं इन्हें गिनाता हूं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की विधानसभा से होकर गुजरती है। संगीता जी का भी वो 4000 नहीं, वसी जैदी साहब 5000। 4000 मैंने सुना, जहां तक प्रधानमंत्री नहीं, मैंने भी शायद सुना कि उन्होंने 5000 बोला है। 1000 बढ़ गया, 1000 बढ़ गया। पिछले 3 साल से वो 4000 ही होम स्टे हैं। उसके अलावा कोई बढ़ोतरी न तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी कर पाए, न त्रिवेंद्र रावत जी, न तीरथ रावत जी। और जिस नवरत्न की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, उससे पहले मुझे बता दे कि उत्तराखंड के नेताओं से इतनी नफरत, इतनी अनदेखी क्यों है? भगत सिंह कोश्यारी जी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, निशंक जी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, त्रिवेंद्र रावत जी अपना कार्यकाल, हरीश रावत जी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, हरीश रावत जी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। हरीश रावत जी ने अपना कार्यकाल पूरा किया है। हरीश रावत जी ने अपना कार्यकाल पूरा किया, इसका मतलब मुझे गलत जानकारी है। वशी दीदी, इसका मतलब मुझे गलत जानकारी है। बिल्कुल सही जानकारी है। भगत सिंह कोश्यारी जी को बीच में सटाया गया है, निशंक जी को सेंट्रल मिनिस्टर के तौर पर बीच में से हटाया गया है। हरीश रावत जी ने इस्तीफा क्यों दिया था, मुझे ये तो बताइए। शायद मुझे नॉलेज नहीं है इस बात। हरीश रावत जी ने कौन सा इस्तीफा दिया था? हरीश रावत जी ने अपना कार्यकाल पूरा किया था। हरीश रावत जी चुनाव में आ रहे हैं, 2017 के चुनाव में आ रहे हैं हरीश रावत जी। हम लोग चुनाव में हारे हैं। उससे पहले यशी जी सरकार गिरा दी गई थी, उससे पहले सरकार वशी जैदी जी कांग्रेस प्रवक्ता है आप। वशी जैदी जी कांग्रेस प्रवक्ता है आप। मुझे तो लगा शायद मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे तो लग रहा है आपको नॉलेज नहीं है। जी बताइए कौन सी नॉलेज नहीं है? सरकार गिर गई थी हरीश रावत जी की, तो कार्यकाल तो फिर कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, कार्यकाल पूरा नहीं हुआ। कैसी बात करें यशी जी, आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, क्या पार्टी ने हटाया था हरीश रावत जी को? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पार्टी नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पार्टी ने हटाया, मैं ये तो नहीं कह रही हूँ। दोनों बातें अलग है। रावत जी को हटाया है और हरीश रावत जी की सरकार गिरी तो हरीश रावत जी हाईकोर्ट से जीते, सुप्रीम कोर्ट से जीते, उसके बाद उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार हुई और भाजपा ने सरकार बनाई। तो आप इस तरह नहीं कह सकते कि हरीश रावत जी को यूपी ने हटा दिया। तो सवाल जो 9 रत्न गिना रहे हैं मोदी जी, उससे पहले उत्तराखंड के नेताओं को तो सम्मान करें। उनसे जो उत्तराखंड के नेताओं से जो उनकी दुर्भावना है वो जो सामने आती है वो बड़ा सवाल है। और केदारनाथ पर बात करते हैं, मैं आपको बताता हूँ केदारनाथ में आपदा के अब 10 साल हो जाएंगे 2023 में, और अब कोई केदारनाथ चुनौती नहीं है। इससे पहले अब 10 लाख के आसपास का रेशियो जाता है हर साल। केदारनाथ चुनौती 2014 में थी, जब हरीश रावत जी की सरकार में हमने वो गौरीकुंड से लेकर जो रास्ता बनाया था। अनम्यूट कीजिए, शायद आपकी आवाज नहीं आ पा रही है अब तक। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी कंटिन्यू करिए। जयदीप साहब कंटिन्यू करिए प्लीज। हेलो जी कंटिन्यू करिए। हेलो जी जयदीप साहब, आपको आवाज आ रही है? ठीक है, जयदीप साहब तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही, उन्हें फिक्स करिए प्लीज। शांति प्रसाद भट्ट जी का रुख करना चाहूंगी मैं। शांति प्रसाद जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? प्रधानमंत्री ने आज 9 रत्न गिना दिए हैं, विपक्ष के सवालों का जवाब दिया कि डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है, कैसे देख रहे हैं? शांति प्रसाद जी अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। देखो यशी जी, इस बात को समझने की जरूरत है कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने बड़ी ईमानदारी से जितनी योजनाओं को गिनाया है और भारत में अपनी सरकार की जो तारीफ करी है,
निश्चित रूप से उनके पास इसके अलावा कोई कहने के लिए है भी नहीं। एक तरफा बात है, अपनी बात कही, आगे चल दिए, अखबारों ने छाप दिया, लोगों ने मान लिया। जमीनी हकीकत यह है कि कल जो शताब्दी छाप दिया, जो कल रेल का उद्घाटन हुआ है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, शताब्दी से 40 रुपए ज्यादा महंगा इसका किराया है। अरे सुन तो लीजिए भाई, आज हो आऊंगी मैं, बीच में इंटरप्ट मत क्या करिए, बीच में डिस्टर्ब ना करो, ठीक है? है? नहीं, मैं इसलिए बोल रहा था कि आज हुआ है, कल नहीं हुआ है, बस इतना कह रहा था। शताब्दी जो है से 40 रुपए ज्यादा उसका महंगा किराया है। अब मैं सवाल खड़े करता हूं कि ये ट्रेन बनाई किसके लिए गई है? फिर वो क्या इसमें गरीब आदमी इसका वो फायदा ले पाएगा? आम जनमानस को जिस तरीके की महंगाई और बेरोजगारी की मार है, ऐसे में महसूस होता है कि विकास होना चाहिए। ये सतत प्रक्रिया है, ट्रेन बनाई है, इसके लिए स्वागत है। सवाल फिर वहीं खड़ा होता है कि जिस राज्य का 80% आदमी 5 किलो राशन पर जी रहा हो, जिसको बस में चलना मुश्किल हो गया हो, हर जगह टोल प्लाजा लगा के उसकी जेब पे डाका पड़ गया है, ये विकास हो किसके लिए रहा है? खुशी की बात होती कि प्रधानमंत्री जी कहते कि उत्तराखंड के बेरोजगारों के साथ हमने न्याय किया, इतने लाख लोगों को रोजगार दिया। फिर आप कितनी महंगाई कर लीजिए, कितने टैक्स लगा लीजिए, हमको खुशी है, हमें कहीं दिक्कत नहीं है। हाँ, इनका कैसा विकास है मैं आपको बताऊंगा बड़े ईमानदारी से। ऑल वेदर रोड में घोटाले हो गए, 1 करोड़ की सड़क अगर 10 करोड़ में बनी है तो ये विकास भाजपा ने किया है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को का स्वागत करना चाहिए, मुख्यमंत्री धामी जी का भी स्वागत करना चाहिए। 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात की थी, देहरादून के अंदर स्मार्ट सिटी में आज तक काम नहीं हुआ है, 6 से 7 साल निकल चुके हैं और इसमें 40% कमीशन जा रहा है। इसमें धामी जी को स्वागत है और आपके प्रधानमंत्री जी को भी मैं बधाई देना चाहूंगा कि आपने ऐसा विकास किया है जिसमें 40% बिना काम के पैसा खाने की योजनाएं बन रही हैं। केदारनाथ जो हमारे एकांतवासी हैं भगवान, उसके मंदिर में आपने भव्य आलीशान होटल बनाने की बात करी है। मैं इसमें भी आपका स्वागत करता हूं और बधाई देता हूं कि इस भ्रष्टाचार को आपने जो है विकास से जोड़ा है। आपके लिए बधाई, आपके प्रधानमंत्री के लिए बधाई। उत्तराखंड में 45,000 से ज्यादा ऐसे लोग नौकरी पा गए जिनका उत्तराखंड से कोई लेना देना नहीं था, भ्रष्टाचार किया, पैसा दिया और नौकरी पा गए। इसके लिए, ऐसे विकास के लिए धामी जी को बधाई, भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली के लिए बधाई और प्रधानमंत्री जी को बधाई। ऐसे ही एम्स के अंदर 600 राजस्थानी भर्ती हो गए, इसके लिए भाजपा को बधाई। ऐसे विकास के लिए प्रधानमंत्री जी को बधाई। ऐसे ही अगर आप उत्तराखंड के हर कार्यों को आप देखेंगे जिसमें खुले आम लूट मची हुई है, इसके लिए धामी जी को बधाई। ऐसे विकास के लिए प्रधानमंत्री जी को बधाई। ये वो हकीकत है जो ना किसी अखबार में छप रहा है और ना ये सत्य किसी को दिखाया जा रहा है। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति, नेता, प्रधानमंत्री से लेकर तमाम वो लोग जो सरकारों का अंग बने हैं, वो अपनी जबान नहीं खोल पा रहे हैं कि जब प्रेमचंद अग्रवाल ने मूल निवासी को मारा तो आपने उस पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं करी। जब हम पूछते हैं कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार है, विधानसभा में भर्ती घोटाला हो गया, प्रेमचंद पे कार्रवाई क्यों नहीं। ऐसे मामले में यदि प्रधानमंत्री जी चुप्पी साध रहे हैं, अंकिता हत्याकांड में चुप्पी साध रहे हैं, केदार भंडारी की मौत पर चुप्पी साध रहे हैं, घोटालों पे चुप्पी साध रहे हैं, तो विपक्ष के नेता होने के नाते लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हम भी एक सवाल प्रधानमंत्री से कर रहे हैं कि आखिर ये एक तरफा टेप रिकॉर्ड कब तक चलता रहेगा। अगर आपने उत्तराखंड के जनमानस से वोट मांगा है तो आपको ये आपका दायित्व तो बनता है कि यदि उत्तराखंड के साथ धोखा हो रहा है तो आप उसमें कार्रवाई करें। मगर आप केवल वोट मांगने के बाद जिस तरीके से पर्दे के पीछे से कार्रवाइयां कर रहे हैं, यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी निहायत ही जुमलेबाज पार्टी है। केवल पूंजीपति और पूंजीपतियों के इर्द गिर्द शांति प्रसाद जी, मैं वापस आती हूँ आपके पास। गांवों को दूर किया है विकास से, ये भाजपा का बहुत बड़ा फेलियर है। 5 किलो चावल में नहीं ज्यादा लंबे समय तक नहीं जी पाएंगे। शांति प्रसाद जी, आती हूँ मैं। संगीता जी, क्या कुछ कहना चाहती? नवरत्न गिनाए प्रधानमंत्री ने। देखिए यशी जी, मैं केंद्र की योजनाओं की बात करूं और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो अभी
गांव तक नहीं पहुंची हैं। और इस पर हमने पहले भी डिबेट की कि आज धामी जी को स्वयं कहना पड़ रहा है कि हम अपने अधिकारियों को गांव तक चढ़ाएंगे, वो गांव में रुकेंगे, गांव की योजनाओं को देखेंगे। इसका मतलब जो 9 साल थे वो ऐसे ही निकल गए, और 6 साल जो उत्तराखंड में थे। शुरू के 5 साल तो देखिए मुख्यमंत्री की एक प्रयोगशाला चली और मुख्यमंत्री बदलने का ही काम हुआ, और बाकी धरातल पर कुछ नहीं हो पाया। अभी 1 साल से धामी जी ने काम करना शुरू किया, और उसमें भी देखिए कितना कुछ हुआ। युवाओं पर लाठीचार्ज हुआ, अंकिता भंडारी हत्याकांड हमने देखा, खनन माफिया और शिक्षा माफिया हम लगातार देख रहे हैं। हमने शिक्षा के क्षेत्र में भी कितनी डिबेट आपके साथ की, जो आज प्राइवेट स्कूलों का माहौल चल रहा है और उस पर कोई लगाम नहीं लगाई जा रही है। तो आज भी पलायन जिस तरह से हो रहा है, 6000 गांव में सड़कें नहीं पहुंची हैं। स्वास्थ्य की क्या स्थिति है उत्तराखंड में? शिक्षा, सरकारी विद्यालय 3000 से ज्यादा बंद हो चुके हैं। मैं यूपी की बात करूं, 60,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। समग्र विद्यालय समग्र शिक्षा योजना इनकी केंद्र की योजना थी, जिसकी जिम्मेदारी थी कि हर बच्चे को स्कूल तक पहुंचाया जाए। लेकिन मैं देश की बात करूं तो यशी जी 10 लाख बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने स्कूल का मुंह ही नहीं देखा। एक तरफ हम बात करते हैं कि हम मंगलयान पर जाएंगे, एक तरफ हम बात करते हैं अमृतकाल की, एक तरफ हम बात करते हैं देश को 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की। लेकिन आप देखिए ना कि आज देश में हो क्या रहा है। जिस देश के 10 लाख बच्चों ने स्कूल का मुंह नहीं देखा, आप सोचिए 10 से 15 साल बाद भविष्य क्या होगा। हम उस युवा पीढ़ी को किस तरह से देखेंगे, क्या हमारा भविष्य होगा। और आप देखिए कि उत्तर प्रदेश 3.5 लाख बच्चे तो केवल उत्तर प्रदेश में है ऐसे जिन्होंने स्कूल का मुंह नहीं देखा। वहां सरकार किसकी है? भाजपा की है। 1,20,000 के करीब बच्चे ऐसे हैं जो गुजरात के हैं जिन्होंने स्कूल का मुंह नहीं देखा। गुजरात में 35 साल से किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार है। तो आप बीजेपी शासित राज्य देखिए, हम कर्ज की बात करें तो लगातार कर्जा बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी खुद ऐसे प्रधानमंत्री बन चुके हैं जो पिछले 14 प्रधानमंत्रियों ने जितना कर्जा नहीं लिया, अकेले उन्होंने उतना कर्जा ले लिया, उसका दुगना कर्जा। तो देश आज किस स्थिति में खड़ा है यशी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखिए संसद भवन का निर्माण हुआ, वहां पर भी यही जद्दोजहद चल रही है कि उसका उद्घाटन मैं करूं। लोकतंत्र की हत्या करके जो देश की प्रथम नागरिक है उनको ये अधिकार नहीं दिया जा रहा है। तो आज देश की स्थिति बिल्कुल भयावह है, चाहे हम महंगाई की बात करें, चाहे हम बेरोजगारी की बात करें। काला धन वापस आएगा, 2000 का नोट बंद किया गया, शुरू किया गया, सॉरी माफ कीजिएगा यशी जी, कि काला धन वापस आ जाएगा, भ्रष्टाचार मिट जाएगा। और आज फिर वो 2000 का नोट बंद किया गया, तो अब पता नहीं जो बीजेपी ने भ्रष्टाचार किया उसको। संगीता जी जरा उत्तराखंड की बात कर ले, वरना फिर सत्यवीर जी कहेंगे कि हमारे टाइम पे ही लोग। नहीं, मैं प्रधानमंत्री जी की बात। ठीक है संगीता जी, मैं वापस आती हूँ, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। इसके बाद गिरधर शर्मा जी का मैं यहाँ पर रुक करूंगी और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल हाथ ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और भूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री के नवरत्न की, जो कि आज उन्होंने आपको बता दें कि वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया, उसके बाद नवरत्न भी गिनाए। यानी कि डबल इंजन सरकार की जो ताकत है वो जनता तक पहुंचाने की आज उन्होंने कोशिश की है। कहीं ना कहीं से 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं, मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और मैं गिरधर शर्मा जी का यहाँ पर रुख करना चाहूंगी। गिरधर जी कैसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री के आज के भाषण को भी, साथ ही साथ जैसे कि विपक्ष लगातार कह रहा है कि प्रधानमंत्री को उद्घाटन करने की आदत हो गई है। अश्विनी वैष्णव जी जब वहां पर मौजूद थे तो प्रधानमंत्री जी को वर्चुअली हरी झंडी दिखाने की क्या जरूरत थी? देखिए सारी योजनाएं और सारे जितने भी केंद्र से संबंधित जितने भी उद्घाटन होते हैं उसमें प्रधानमंत्री अमूमन रहते हैं। जब सारे चुनाव, चाहे चुनाव किसी प्रदेश में हो, जब सारे चुनाव प्रधानमंत्री की देखरेख में होते हैं तो उद्घाटन भी प्रधानमंत्री की देखरेख में ही होंगे, क्योंकि नेतृत्व तो उन्हीं का ही है। इसमें कोई मतलब ऐसी कोई वो नहीं है कि भाई प्रधानमंत्री ने क्यों करा, उन्होंने क्यों कर दिया, उनको नहीं आना चाहिए था। मैं तो सोचता हूं कि हमें ये देखना है कि ट्रेन का हमें स्वागत करना चाहिए। जब ट्रेन आई है तो उसका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि जनता की सुविधा के लिए है। किसने उद्घाटन किया, किसने नहीं किया, ये प्रश्न मेरे ख्याल से गौण हो जाता है जब अगर जनता इस सुविधा का फायदा उठाती है। तो अगर जनता को लगता है कि इसमें जाने से वंदे भारत ट्रेन, अगर एक्सप्रेस ट्रेन अगर हमें समय बचाती है, हमारे दिल्ली आने जाने के लिए हमें रिजर्वेशन में इसका फायदा मिलता है, जो कि और ट्रेनें कम पड़ रही हैं, अभी भी वेटिंग चल रही है हर ट्रेन में। तो अगर कोई नई ट्रेन, नई योजना शुरुआत होती है तो उसका स्वागत करना चाहिए। किसने करा, किसने नहीं करा, मेरे ख्याल से मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि ये गौण है मेरे लिए सुविधा ज्यादा है, जनता की सुविधा। दूसरा, जहां नवरत्न की उन्होंने बात कही, मैं कैलकुलेशन कर रहा था कि प्रधानमंत्री की निगाह में योजनाएं नवरत्न है। वो उन्होंने योजनाएं गिनाई, चाहे ऑल वेदर रोड हो,
चाहे उसमें आपकी कर्णप्रयाग ऋषिकेश योजना हो, होम स्टे की योजना उन्होंने गिनाई, कई सारी योजना उन्होंने 9 गिनाई। मेरे हिसाब से उत्तराखंड के जो 9 नवरत्न हैं वो नित्यानंद स्वामी से लेकर पुष्कर सिंह धामी तक 9 मुख्यमंत्री हुए हैं अभी तक। तो ये 9 नवरत्न इस प्रदेश के लिए कितना क्या कर पाए, तब रत्न कहलाएंगे। जैसे नित्यानंद स्वामी 1, कोश्यारी 2, नरेंद्र तिवारी जी 3, खंडूरी जी 4, निशंक जी 5, हरीश रावत 6, त्रिवेंद्र सिंह 7 और तीरथ सिंह रावत और पुष्कर सिंह धामी 9। तो इस तरह से ये 9 नवरत्न हुए हैं। अगर प्रदेश से इन्होंने किस तरह से चलाया, जनता ने इन्हें दोबारा चुना, जनता ने इनके लिए क्या, जनता के लिए इन्होंने क्या किया, ये अगर अच्छा काम करते हैं या करते रहेंगे या आगे भी जितने भी रत्न मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ आएंगे उत्तराखंड में, तब हम इन्हें रत्न कहेंगे। तो योजनाएं जो है रत्न के रूप में गिनाना, और जहां तक ये बात है कि पुरानी योजनाओं को कांग्रेस की, जैसे कई मैं भी सुन रहा था एक प्रवक्ता से कि, या आपने भी उसमें बोला था कि कांग्रेसी लोग कुछ कह रहे हैं कि उनकी योजनाओं को नाम बदलकर या उनको थोड़ा सा बदलकर उनकी योजनाओं को दोबारा से वो चालू कर दिया है। मैं फिर कहूंगा कि योजनाएं अगर कांग्रेस की भी है 2-4 योजनाएं इसमें, तो भी अगर वो चालू कर रहे हैं उसको बंद नहीं कर रहे हैं, अगर उसको स्टॉप नहीं कर रहे हैं, उसको स्टॉप नहीं लगा रहे हैं, उसको चला रहे हैं, इसका मतलब कांग्रेस की अच्छी योजनाओं को चलाना कोई बुरी बात नहीं है। वो अगर नाम भी बदल दिया लेकिन उस योजना का फायदा जनता को कितना मिल रहा है तब वो रत्न कहलाएगा। अगर होम स्टे, जैसे मैं वसी जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि कई सालों से 4000 चल रही है, वो बढ़ी नहीं, 5000 रहे हैं तो बढ़ी नहीं, तो उनको बढ़ना चाहिए। नहीं, वो 4000 ही है, शायद मुझे कुछ सुनने में प्रॉब्लम हुआ था। तो आपने बोला 5000 है, तो हाँ 4000 सही बात बोली, विपक्ष ने सही बोला कि भाई अगर कई सालों से 4000 है तो फिर फायदा क्या है। फिर अगर नया मुख्यमंत्री उसे नहीं बढ़ा पा रहा है तो उन्हें बढ़ाना चाहिए। तो कोई भी नई योजना हो, चाहे किसी भी सरकार की हो, अगर वो अच्छी योजना है तो उसको बढ़ना ही चाहिए, उसको बंद नहीं कर देना चाहिए। कांग्रेस की भी अगर कोई योजना है तो उसको भी अगर बीजेपी अपनाकर नाम बदलकर चलाती है, नाम बदलना अधिकार है, लेकिन उसको अच्छे ढंग से चलाए, उसको अच्छे ढंग से बढ़ाए। और अंत में तो निर्णय जनता का होता है। जब जनता निर्णय देती है उन योजनाओं के बारे में, उन सरकार के कार्यचलन के बारे में, उन मंत्रियों के बारे में, सरकार के बारे में, तो फिर अंतिम निर्णय तो जो भी निर्णय होता है, हम रत्न बोलते रहे, लेकिन अगर निर्णय जनता आपके फेवर में देती है तब आपकी योजनाएं रत्न है, नहीं तो रत्न नहीं। जादी साहब, आप अपनी बात को पूरा कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको क्लेरिफाई करना चाहती हूँ कि आप बात कर रहे थे कि मुख्यमंत्री हटाए गए हैं और मैं बात कर रही थी कार्यकाल की, और ये मुझे भी पता था कि हरीश रावत जी का बीच में कार्यकाल टूटा और उसके बाद वापस वो मुख्यमंत्री बने और उसके बाद वो हार गए चुनाव, वो अलग बात है। लेकिन मैं कार्यकाल कंटिन्यूटी की बात कर रही थी और आप मुख्यमंत्री हटाने की बात कर रहे थे, तो ये डिफरेंस था। नाउ यू कैन कंटिन्यू। नेताओं की अनदेखी भाजपा करती है, मेरा और उसके अलावा फिर निशंक उतना भाजपा की अगर हम बात करें तो 34 साल के बाद नई शिक्षा नीति आई थी और उसका लाने का श्रेय निशंक जी को न देकर मोदी जी ने लिया। उसके बाद उन्हें हटा दिया वहां से, तीरथ सिंह रावत जी को बीच में हटा दिया, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को बीच में हटा दिया, पहले भगत सिंह कोश्यारी जी को रिपीट नहीं किया था, खंडूरी जी को लेकर आए थे। तो ये सब बड़े मुद्दे हैं जो लगता है कहीं ना कहीं देखी होती है। लेकिन मैं मुद्दे की बात कर रहा था, 9 रत्न गिनाए हैं, तो मैं भी 9 फेल्योर गिनाता हूँ डबल इंजन सरकार के, जो कहीं ना कहीं आपके चैनल, एक नेशनल चैनल है, उसके माध्यम से मालूम होना चाहिए। फेल्योर नंबर 1 यही है कि अंकित हत्याकांड में क्या हुआ। फेल्योर नंबर 2 ये है कि जोशीमठ आपदा का क्या हुआ, अभी तक उसके ऊपर कोई सरकार कोई नीतिगत निर्णय नहीं ले पाई है। केदार भंडारी का क्या हुआ, बेरोजगारों पर लाठीचार्ज हुआ था, उसका क्या हुआ। तो भर्ती घोटाला लगातार एक बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है, उसके ऊपर अभी तक कोई ठोस निर्णय क्यों नहीं हो पाया। पलायन आयोग की रिपोर्ट 2018 से टेबल पर रखी हुई है, 1000 गांव बन चुके हैं और अभी तक पलायन आयोग को कोई स्पष्ट निर्णय सरकार नहीं ले पाई है। इस मुद्दे का क्या हुआ। उद्यान विभाग, सहकारिता विभाग, लोक निर्माण विभाग, कई ऐसे बड़े विभाग है जिसमें से खुले तौर पर भ्रष्टाचार की बातें सामने आई, अभी तक उनके ऊपर कोई एक अधिकारी को भी नहीं हटा पाए। इस मामले का क्या हुआ, जो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। प्रेमचंद अग्रवाल जी के सरेआम मारपिटाई की वीडियो सामने आई। विधानसभा भर्ती घोटाला अगर सही था तो प्रेमचंद
क्यों उस पद पर अभी तक बने हुए हैं, ये एक बड़ा सवाल है। तो ये ऐसे मुद्दे हैं। अभी तक जोशीमठ पर एक बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि मन की बात भी लगातार करते हैं हर महीने, अभी तक उन्होंने जोशीमठ आपदा पर कोई बात नहीं कही, जबकि जोशीमठ द्वार है। रुकिएगा सत्यवीर जी, आते हो। द्वार है जोशीमठ, बद्रीनाथ, भगवान बद्रीनाथ का द्वार है। आज तक जोशीमठ पर अगर आपकी अनदेखी है तो आप इस मुद्दे पर समझ सकते हैं कि डबल इंजन के दावे करते हैं वो किन मामलों पर फेल है। और केदारनाथ की आप लगातार बात करते हो। केदारनाथ के पिछले साल तक ये कहते थे कि हमने 500 करोड़ रुपए की विकास योजना का काम किया। आज प्रधानमंत्री जी 1200 करोड़ की योजनाओं की बात कर रहे हैं। केदारनाथ की भौगोलिक परिस्थितियां इतनी सक्षम नहीं है कि वो एक बड़े निर्माण। ठीक है, इसका जवाब जरा जैदी साहब सत्यवीर जी से लेते हैं। सत्यवीर जी जी, बहुत कम शब्दों में, पूरी कर लेता हूँ, बहुत कम शब्दों में। केदारनाथ की भौगोलिक परिस्थिति इस लायक नहीं है कि वहाँ बड़े निर्माण हो। केदारनाथ में अगर निर्माण होंगे तो रास्तों को ठीक किया जा सकता है। जो सरस्वती ने जो वहां पर मंदाकिनी नदी बहती है, उसके किनारे सुरक्षा की दीवारों को और मजबूत किया जा सकता है। छोटे मोटे बेस अस्पताल बन सकते हैं, छोटे मोटे पुलिस भवन बन सकते हैं, जो कि हम 2014-17 के बीच में हम लोग कर चुके हैं। हमने 3 लेयर मंदाकिनी विहार के पास एक बड़ी वहां पर एक दीवार बनाई थी, जो आज तक मजबूती के साथ हुई है। नीम के साथ मिलकर जो कांग्रेस की राज्य सरकार ने उस पर काम किए थे, वो आज भी एक चुनौतीपूर्ण है और उस चुनौती से आगे भी तक भाजपा नहीं बढ़ पाई है पिछले 6 सालों के। टिहरी में ये बात करते हैं कि 2000 करोड़ रुपए के हम लोग काम करेंगे। अरे टिहरी झील के आसपास 2000 करोड़ के काम की क्या आवश्यकता है? टिहरी झील में अगर वहां पर, मैं आपको बताता हूँ, टिहरी झील के पास एक लैंड है जो राज्य सरकार की लैंड है और अभी आईटीबीपी ने उसे लीज पर लिया है और आईटीबीपी वहां पर अपना कैंप शुरू करने जा रही है। एक एडवेंचर टूरिज्म का काम अभी तक। जैदी साहब मैं वापस आती हूँ आपके पास। जैदी साहब मैं वापस आती हूँ। सत्यवीर जी एक सेकंड। जैदी साहब मैं वापस आती हूँ। जैदी साहब मैं वापस आऊंगी। सत्यवीर जी मैं आपसे जानना चाहती हूँ, देखिए यहाँ पर जिस तरीके से नवरत्न गिरमाए प्रधानमंत्री ने, लेकिन उसके अलावा जो जनता की मांग है उसमें जैसे पलायन एक बड़ा मुद्दा है, राजधानी एक बड़ा मुद्दा है, भू कानून एक बड़ा मुद्दा है। जैदी साहब ने और भी एक लंबी लिस्ट बताई, इनका जिक्र क्यों नहीं? क्या राजधानी बनना जरूरी नहीं है? राजधानी का जिक्र नहीं है अभी तक। भू कानून को सख्त करने की बात कही जा रही है, जिसका दूर दूर तक कहीं जिक्र नहीं हो रहा है। पलायन लगातार बढ़ रहा है, इसका जिक्र क्यों नहीं? क्या मैं बोल सकता हूँ? जी 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 यशी जी, हमने जो एक सबसे जो महत्वपूर्ण काम कांग्रेस का था, उस काम को नहीं बढ़ाया हमने। उसको बिल्कुल हमने ये समझ लीजिए कि ऐसा उसका नेस्ता नाबूद किया कि उत्तराखंड की जनता ने हमें 2022 में पूरा मैंडेट दिया। वो योजना थी करप्शन, जो मुख्यमंत्री कार्यालय से संचालित होती थी। उसके ऑडियो और वीडियो आते थे। जैदी जी सम्मान कर रहा हूँ, मैं आपके बीच में नहीं बोला। आप लगातार 10 मिनट तक बोलते रहे, आप 10 मिनट तक लगातार बोलते रहे, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ। अच्छी स्वस्थ डिबेट तभी हो पाएगी अगर आप मेरे को सुन पाएंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको सुना। जैदी साहब सुन लीजिए। अरे जैदी साहब सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए। अरे कुतर का आपने कितने बोले? मैंने कुछ नहीं बोला। कितने कुतर का आपने सामने रखे हो? आप बता रहे थे कि हमने ऐसी दीवार बनाई जो चाइना की जो ऐतिहासिक दीवार है उससे भी कई गुना लंबी दीवार है। तो वो दीवार कांग्रेस को ही, मैंने पता नहीं कहाँ पे बनाई होगी, कांग्रेस के अंदर बनी। जैदी साहब सुन लीजिए जरा। सत्यवीर जी को जरा सुन लीजिए। जैदी साहब सुन लीजिए। जैदी साहब दूसरों को बोलने का मौका दिया करिए। सुन लीजिए। हाँ, तो हमने उस योजना को, हमने कहा था कि हम आएंगे, हम इस योजना को, जो भ्रष्टाचार की एक योजना चल रही है उसको नेस्ता नाबूद कर देंगे। उसको हमने नेस्ता नाबूद कर दिया। और उत्तराखंड में राज्यों के बाहर नहीं जाऊंगा, जैसे आम आदमी पार्टी यूपी से लेके तमाम डिबेट। अभी आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे सत्यवीर जी। अभी शांति प्रसाद जी एक सेकंड आप कंटिन्यू करिए। आप कंटिन्यू करिएगा। शांति प्रसाद जी ने अभी बताया भ्रष्टाचार का क्या आलम है, तो कैसा करप्शन खत्म किया आपने? मैं ऐसा है ना आशीष जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो पिछले 5 साल में सत्ता मेरी, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो यूकेडी वाली जो पार्टी है, उनके कभी इस प्रकार के आंकड़े तो आए नहीं कि वो अपनी सरकार बना सके पूर्ण बहुमत की। हाँ, उनके उस प्रकार के आंकड़े आए थे कि उन्होंने कभी किसी के साथ सत्ता शेयर करी, कभी किसी के साथ सत्ता शेयर करी, और उस सत्ता में कैसे ब्लैकमेलिंग करते थे और उसके बाद किस प्रकार से वो मलाई खाते थे।
वो मलाई खाने की जब आदत पड़ जाती है और एकाएक ऐसा आ जाए कि 2 बार लगातार पूर्ण बहुमत की सरकार आए और अपने आप बिल्कुल हम शून्य हो जाए, हमारा कहीं कोई जनाधार नहीं, हमारा कहीं जनता से कोई सरोकार नहीं, कहीं हम दिख नहीं रहे हैं, तो उसके बाद ये छटपटाहट दिखना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मछली को अगर पानी से बाहर निकाल दो किस प्रकार से वो छटपटाती है, वैसे ही है यूकेडी को सत्ता से जनता ने किस प्रकार से दुत्कारा है। वो अगर उसके बाद अगर इस प्रकार के उनके आपके डिबेटों में इस प्रकार के अगर व्यवहार देखेगा, आचरण देखेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको कोई ज्यादा लेने के कि इसको बड़ा उस पे लेने का कोई बहुत बड़ा इससे हो जाएगा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। वो हमने देखा है। और उत्तराखंड के विकास की बात रही है, उत्तराखंड के विकास को अगर किसी ने समझा, या तो उत्तराखंड राज्य की मांग को किसी ने समझा पहले, तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी थे। उसके बाद स्पेशल स्टेटस देने का इस राज्य को इकोनॉमिकल का जो दिया था वो भी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी नहीं देता। वो खत्म किसके कालखंड में होता है? हरीश रावत के समय। एक दौड़ दिल्ली की इन्होंने कभी नहीं लगाई कि हमारा जो स्पेशल स्टेटस दावा है उस स्पेशल स्टेटस को हम दोबारा से ला पाए। हाँ, हरीश रावत का सबने देखा है। हाँ, हरीश रावत ने रिकॉर्ड भी बनाया। हाँ, हरीश रावत ने रिकॉर्ड बनाया है कि दो विधानसभाओं से चुनाव लड़े, दोनों से हार गए। उत्तराखंड में कभी कोई मुख्यमंत्री 2 विधानसभाओं से एक साथ चुनाव नहीं लड़ा। मैं उन विषयों पे नहीं जाना चाहता। अब बात आती है गाँव के विकास की बात आती है। हमारा आप स्वतंत्रता के बाद यशी जी देख लीजिए कितने मंत्री आज तक सुदूरवर्ती क्षेत्र पिथौरागढ़ या उत्तरकाशी के जो हर्षी लोग नहीं, सत्यवीर जी देखिए ये तो वो बातें हैं। मेरी बात सुनिए सत्यवीर जी, वही बातें रिपीट कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री ने कही। मेरी बात सुनिए सत्यवीर जी मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप तो वही बात कर रहे हैं ना जो प्रधानमंत्री कह के गए हैं, और विपक्ष आपसे ये पूछ रहा है, राजधानी पर बात कब होगी भाई? कब आप राजधानी पर बात करेंगे? कब आप भू कानून पर बात करेंगे? कब आप पलायन पर बात करेंगे? अच्छा, दूसरा चलो मैं इसी पे आ जाता हूं। अभी आज मैं आपको यशी जी बता देना चाहता हूं, आज की बैठक में मैं गया था, यूसीसी की बैठक में गया था। उसकी अंतिम बैठक कल होनी है, उसके बाद एक बैठक होनी है। कहां होनी है वो मैं बता नहीं सकता क्योंकि वो गोपनीय बैठक है। और उस पर जिस प्रकार से काम चल रहा है आपको कुछ ही दिनों में वो सामने दिखेगा। और जहां तक भू कानून की बात रही, मैंने आपको बड़े दृढ़ता से और एक सत्तारूढ़ व्यक्ति होने के नाते यशी जी बताना चाहता हूं, यशी जी इस पे जिस प्रकार से कमेटी गठित हुई, उसने सभी समाज वर्गों से, पहाड़ से लेके पठार से लेके मोहल्ला से लेके गली तक उन लोगों से वार्ता करी और उसकी रिपोर्ट सरकार को सबमिट करी। सरकार ने एक समिति बनाई है, उसका अध्ययन कर रही है। जब इतने बड़े भूभाग को जो भौगोलिक दृष्टि से पहाड़ का भी हो, पठार का भी हो, उस पे भू कानून किस प्रकार से बनाना, वो एकाएक नहीं होता। हमने उसका बीड़ा उठाया, उसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपी, उसने समिति गठित करी और वो गठित लगातार काम कर रही है। एक बात और मैं आशीष जी आपको बड़े धैर्य से कहना चाहता हूं, अभी जो लगातार अभी जो काम चल रहा है, जिस प्रकार से उत्तराखंड के संसाधनों का दुरुपयोग हुआ, यहाँ पर जिस प्रकार से लोगों ने सरकार की जमीनों को हड़पा, जब हमने ये काम करना शुरू करा कि जितना अतिक्रमण हुआ है उसको हटाना है और लगातार वो काम चल रहा है। इस प्रकार से इन लोगों ने हमारे विरोधी दल, दोनों सरकारें जिम्मेदार है ना, एक सरकार जिम्मेदार कैसे हो सकती है? मुझे ये भी जानना है। जब ये अतिक्रमण हो रहा था उस वक्त आप क्या कर रहे थे? या कांग्रेस की सरकार भी हो रहा था तो कांग्रेस क्या कर रही थी? अरे कांग्रेस तो कोर्ट में जाके खड़ी हो गई जब जो हल्द्वानी के अंदर है, जो सुप्रीम कोर्ट में चली गई कि ये जो जिन्होंने अतिक्रमण किया हुआ रेलवे की जमीनों को, अब बता दीजिए कौन सी सरकार गई है कोर्ट के अंदर? हमें कभी गए हैं क्या कि सरकार की जमीन का जो दुरुपयोग हुआ है उसका हम साथ दें? हमने तो कभी साथ नहीं दिया। जी हमारे ऊपर किस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं आप? अभी जब ये इस प्रकार की कार्रवाई चल रही है तब ये लोग सारे किस प्रकार से तांडव कर रहे थे कि विशेष वर्ग पे इस प्रकार का काम हो रहा है। आप बता दीजिए 500 से अधिक मजारों को ध्वस्तीकरण हुआ है और 50 से अधिक मंदिरों का ध्वस्तीकरण हुआ है, उसमें गुरुद्वारा। जयदीप साहब जवाब दीजिए, इसके बाद संगीता जी और उसके बाद शांति प्रसाद जी। सत्यवीर जी रुकिए, हमारे पास क्योंकि वक्त की कमी है, मैं सारा टाइम आपको नहीं दे सकती। सत्यवीर जी एक सेकंड रुकिएगा। जयदीप साहब जवाब दीजिए फटाफट। जयदीप साहब जवाब दीजिए। अभी हल्द्वानी की बात इन्होंने की सत्यवीर जी ने, 4000 परिवार रहते हैं हल्द्वानी के अंदर और 25,000 के आसपास की जनसंख्या है। सरकार ने उन्हें विस्थापित के तौर पर अतिक्रमण किया है, चाहे देखो चाहे 25 हो। अरे तो क्या उत्तराखंड के नागरिक नहीं है? उन्हें बसाने का, उन्हें जमीन देने का अधिकार किसका है? इंदिरा देश ने दिया है उसको जमीन, उनको इंदिरा देश ने कब्जा करवाया। वो
कब्जा करवाया उसका जवाब दो ना। इंदिरा हृदय ने वो कब्जा क्यों करवाया? किसने करा दिया? कब्जा किसने करा दिया? जनप्रतिनिधि था वहां पर, जनप्रतिनिधि कौन था वहां पर, बताइए आप। बनाना उनके लिए। नहीं सत्यवीर जी, देखिए कब्जा हो गया इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अब उनको विस्थापित नहीं किया जाएगा। अब वो कांग्रेस की सरकार में हुआ हो, अगर मैं मान लेती हूँ कि कांग्रेस की सरकार में हुआ, तो क्या आप उनको विस्थापित नहीं करेंगे? विस्थापित नहीं करोगे क्या आप उन्हें? मेरी नहीं, अगर सुनो यशी जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ बड़े धैर्य से। अगर इनको उतना ही प्रेम है ना, कांग्रेस के सबसे बड़े पुरोधा मानते हैं, इस समय मानते हरीश रावत को, मैं कहता हूं कि 2 मिनट के लिए अपने घर में बुला लीजिए। अगर तीसरे मिनट घर से बाहर ना निकाल दे, ये जो इतना इनका प्रेम झलक रहा है, इनका जो बहुत गैर जिम्मेदाराना जवाब सत्यवीर जी। नहीं अपनी राजनीति को नहीं सत्यवीर जी, बहुत गैर जिम्मेदाराना जवाब है। इस प्रकार से अपनी राजनीति चमकानी है इन्होंने। ठीक है संगीता जी, सत्यवीर जी रुकेगा, सत्यवीर जी ठीक है। संगीता जी देखिए यशी जी, उत्तराखंड में आपने भी बात की कि राजधानी पर कोई जवाब नहीं दे रहा, भू कानून पर कोई जवाब नहीं है, पलायन पर कोई ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करी और होता है वहां पर सत्र। वहाँ तो कितनी बार सत्र हो रहा है, तो मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हैं, वहाँ की जनता भी जान रही है। सत्र हुआ किस प्रकार का कांग्रेस। रुक जाइए, फिर बीच में आप इंटरप्ट कर रहे हैं। जब जयदीप साहब बोल रहे थे तब आप उन्हें मना कर रहे थे। सत्यवीर जी, संगीता जी। तो देखिए यशी जी, जिस तरह से आपने भी कहा, और देखिए लगातार हम पलायन रिपोर्ट को देख रहे हैं और उसका कोई जवाब नहीं मिल रहा कि पलायन आखिर उत्तराखंड से क्यों हो रहा है। तो साफ सी बात है कि उत्तराखंड से पलायन हो रहा है यशी जी, तो जो पहाड़ के गांव हैं उन पर व्यवस्थाएं नहीं है, चाहे वो कोई भी योजना हो, वो पहाड़ से अभी भी अछूती हैं। लेकिन बार बार हम मैदान की बात कर लेते हैं, सिर्फ देहरादून पर सिमट कर रह जाते हैं, और वहां भी स्मार्ट सिटी। मैं तो सीधे से कहूंगी सत्यवीर भाई, आप 5 गांव वो बता दीजिए जो आपके सांसदों ने गोद लिए थे, वो उनका उत्तराखंड में क्या हाल है, उनकी उत्तराखंड में क्या स्थिति है। क्योंकि आपके 5 सांसद पिछली बार कब आए थे उत्तराखंड, यही बता दीजिए। अपनी अपनी जो उनकी लोकसभा सीट है उस पर कब आए थे। तो देखिए मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता उत्तराखंड के अंदर नहीं रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। उत्तराखंड में ही रहती हूँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ ना। हाँ, तो फिर कमरे से निकला करो अपने 5 स्टार कमरे से। खोजने की जरूरत रहती है। या मनीष सिसोदिया, जय सत्येंद्र जैन पे जहाँ ध्यान रहता है, गाँव के हालात नहीं या भगवंत मान जहाँ ध्यान रहता है, इसीलिए आप अरे गाँव के हालात को सत्यवीर जी, माणा में सत्यवीर जी बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे आप। सत्यवीर जी बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे आप, प्लीज। यशी जी देखिए, इन्हें किसी की बात सुननी नहीं होती है, क्योंकि सत्य से ये बहुत दूर रहना चाहते हैं। ये चाहते ही नहीं है कि गांव की बात हो, ये तो ऐसी कमरों में बैठकर बात करना चाहते हैं बस। इन्हें गांव के हालात क्या पता कि कितने किलोमीटर तक वो 45 करोड़ के पर्दे आ रहे थे वियतनाम से, कितने गांव अछूते हैं। या आप वहां जाएंगे तो सत्यवीर जी डिबेट का समय खत्म हो जाएगा और फिर आप मेरे सवालों का ही जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए मैं नहीं वो आप 45 करोड़ का जवाब ठीक है। शांति प्रसाद जी, शांति प्रसाद जी, एक सेकंड। संगीता जी और सत्यवीर जी, संगीता जी और सत्यवीर जी, आप तो डिबेट की गरिमा बना कर रखे। सत्यवीर जी से तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करती हूँ। सुनील उनियाल गामा जी का जो भ्रष्टाचार है उस पर ही ये बता दें यशी जी। अच्छा, शराब माफिया भी पहुंच गए। गामा जी के भ्रष्टाचार पर ही बात बता दें। सत्यवीर जी, आरोप प्रत्यारोप करने नहीं बैठी हूँ मैं यहाँ पर, आरोप प्रत्यारोप नहीं जा रही है यहाँ पर। रुकिएगा शांति प्रसाद जी। देखिए यशी जी, डिबेट शुरू हुई थी वंदे मातरम ट्रेन के उद्घाटन की, और उस पे आपने एक शब्द भी नहीं बोला, उस पे आपने एक शब्द नहीं बोला। पे डिबेट कहाँ चली थी और कहाँ पहुंच गई। मैं ये कह रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री जी यदि 9 रत्नों को गिना रहे हैं, तो हम विपक्ष के नेता होने के नाते उन्हीं सवालों पर उनसे जवाब मांग रहे हैं कि ऑल वेदर रोड में अगर भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या इसको विकास समझा जाए। सत्यवीर जी तो कह रहे हैं भ्रष्टाचार हो ही नहीं रहा है। भ्रष्टाचार को तो हमने ऐसे खत्म किया कि अब देखिए, प्रेमचंद अग्रवाल मूल निवासियों को सड़कों पे मार रहा है, मगर उसके बावजूद भी मंत्री बना हुआ है। तो भाई भाजपा तो जैसे चाहेगी वैसे हाँकेगी। हम ये पूछ ही तो रहे हैं, हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं। आप बता दीजिए। एक मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा, काशी सिंह गहरी उनके साथ क्या कर रहे थे होम स्टे में, मुलायम सिंह यादव के साथ सत्तासीन करके 30% 35% कमीशन चल रहा है। अगर किसी ने होम स्टे में 10 लाख रुपए का लोन लिया है तो 3 लाख रुपए तो भाजपा वाले खा जा रहे। उस बेचारे गरीब को मिल क्या रहा है। फिर जो गांव का किसान है उसको तो होम स्टे का लाभ ही नहीं मिल रहा है, उसमें भी पूंजीपतियों को उसमें फायदा हो रहा है। ऐसे ही हम कह रहे हैं कि भाई केदारनाथ के अंदर जो हमारा एकांतवासी भगवान है, वहां पर तुम आलीशान बिल्डिंगें बनाकर क्यों हमारी धार्मिक आस्थाओं पे चोट मार रही हो। इस पर अगर हम सवाल खड़े कर रहे हैं तो फिर भाजपा जवाब देने को तैयार नहीं है। कितने दुर्भाग्य की बात है कि हमारे मंदिरों में QR कोड लगाकर चंदा मांगा जा रहा है। अभी तक अपराधी का पता नहीं है कि कौन था जिसने जो है ऑनलाइन चंदा मांग के हमारे मंदिरों को भी जो है लूटने का काम किया है।
हम ये सवाल ही तो कर रहे हैं, और ये सवाल करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। हम ये पूछ रहे हैं कि जब हाई कोर्ट ये कह रहा है कि समान कार्य समान वेतन संविदा कर्मचारियों को मिलना चाहिए, तो ये सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाके यहाँ के मूल निवासियों को पैसा देना क्यों नहीं चाह रही है? हम यही तो पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी 3000 से ज्यादा स्कूल बंद हो गए, सरकारी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं, और सारा शिक्षा एजुकेशन का प्राइवेट के हाथ में जा रहा है। सत्यवीर जी 30 सेकेंड्स है आपके पास। आप ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री जी कोई जवाब दे दीजिए। यशी जी, मैं इनको बताना चाहता हूँ, शांति प्रसाद जी जरा 30 सेकेंड है। यूकेडी के प्रवक्ता को बताना चाहूंगा, आप जवाब नहीं देंगे। 2013 में केदारनाथ की जब आपदा आई थी, उस समय की स्थिति उठा लीजिए और आज की स्थिति उठा लीजिए। उस समय जिस प्रकार से हाहाकार मचा हुआ था, वहाँ पर लाशें ही लाशें बिछी हुई थी। उसके बाद ये प्रश्न था उत्तराखंड के ऊपर, क्या दोबारा से ये जो आस्था है केदारनाथ के प्रति दोबारा स्थापित हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उत्तराखंड आते हैं, उसके बाद वहां की स्थिति को जानते हैं, उसके बाद उसके पुनर्निर्माण का कार्य करते हैं। इससे पहले वाली यात्रा में हम सभी ने देखा है किस प्रकार से रिकॉर्ड तोड़ यात्री आए हैं, और उत्तराखंड का पहले का इतिहास उठा लीजिए, 50 लाख के लगभग पूरे हमारे धर्मानुरागी नहीं आए होंगे, मगर जिस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां का दोबारा से इस्टेब्लिशमेंट किया, जिस प्रकार से शांति प्रसाद जी, शांति प्रसाद जी, काम कर रहे हैं, ये इनके लिए बहुत पीड़ा का विषय है। इनके लिए ये झूठ बोलते हैं भाई। गीता शर्मा जी अंतिम प्रतिक्रिया आपकी लेना चाहूंगी मैं। देखिए यहाँ पर जैसे विपक्ष का साफ कहना है कि नवरत्न आप कितने भी गिना लीजिए, धरातल पर कितना काम हुआ है ये काफी महत्वपूर्ण है। सही, विपक्ष बिल्कुल सही कह रहा है कि अगर जितने काम है वो धरातल पर चल रहे हैं और चलने भी चाहिए, और उनका बढ़ावा भी होना चाहिए। मतलब सिर्फ ऐसा ना हो कि नाम की योजनाएं रह जाएं। बिल्कुल विपक्ष अपना काम कर रहा है, पर मैं सत्ता पक्ष से जरूर एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर आपने अच्छा काम किया है और आपने नवरत्न पैदा किए हैं, तो पेड़ पे जिस प्रकार फल बहुत ज्यादा लगने पर विनम्र हो जाता है, झुक जाता है, आपको विपक्ष के इन पर ज्यादा उत्तेजित नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए विपक्ष का काम है, जो भी योजनाएं होंगी अगर वो नहीं टोकेंगे तो उन योजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार तो प्रतिबद्ध है ही, लेकिन कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। अगर विपक्ष कोई बात टोकता है तो इसका मतलब आप सुधारने के लिए मौका है और काम करने के लिए मौका मिलता है। तुलसीदास जी ने लिखा है कि निंदक नियर राखिए, निंदक को हमेशा नियर अपने नजदीक रखना चाहिए, तुलसीदास जी ने साफ लिखा है। तो आप तो रामायण मानने वाले राम के भक्त हैं, सभी लोग हैं। राम के कहें तो रामलाल के भगत हैं, ये राम के कहें तो रामलाल। अच्छा, जिन्होंने गोलियां चलाई थी समाजवादी पार्टी के लोग थे, राम भक्तों पर, उसके साथ तो आप सत्तासीन कर रहे थे। यूकेडी वाले तो सत्तासीन कर रहे थे, काशी सिंह तो सत्तासीन कर रहे थे। क्यों जी शांति प्रकाश जी, समाजवादी पार्टी के साथ आप सत्तासीन कर रहे थे। जी हम तो चाहते हैं कि ये नवरत्न बढ़ते चले जाएं और उत्तराखंड की जनता का विकास होता चला जाए, इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने आज वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया है, हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। साथ ही साथ उन्होंने अपने भाषण में 9 रत्नों को भी गिनाया, जो कार्य डबल इंजन की ताकत को दर्शाते हैं। हालांकि विपक्ष का कहना है कि ये कांग्रेस की सरकार में किए गए काम है, जिसका श्रेय प्रधानमंत्री जी खुद दे रहे हैं, बीजेपी ले रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये जरूर है कि जो कागजों पर काम किया गया है, क्या वो धरातल पर नजर आ रहा है? देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार।